हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पृथ्वी पर जीवन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। खाली उसके क्वेश्चन आंसर बाकी थे, तो वो मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। आज हम देखते हैं चैप्टर 2 जल। ठीक, आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। फिर भी गर्मियों के मौसम में आपने समाचार पत्रों में जल संकट के विषय में पढ़ा होगा। क्या बोलता है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है, ठीक है। फिर भी गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जल संकट आ पड़ती है, ठीक है। आपने कभी सोचा कि पृथ्वी पर जल की इतनी उपलब्धता के बाद भी जल संकट का कारण क्या है? आइए इसे समझने का प्रयास करें। अब सोचिए आप ही कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से भरा हुआ है, फिर भी पृथ्वी पर जल संकट आ पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। 2.1 जल एक प्राकृतिक संसाधन। क्या है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% महासागरों में, 2% हिमखंडों के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर और शेष 1% नदियों, झीलों, तालाबों में तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी में उपलब्ध जल का 97% कहाँ है, महासागरों में पाया जाता है, ठीक। और 2% हिमखंडों में ध्रुवीय चोटियों पर और शेष 1% कहाँ पाया जाता है, नदियों, झीलों, तालाबों और पृथ्वी की सतह के नीचे, ठीक है। इस भूमिगत जल का उपयोग हम कुएं खोदकर करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाला जल का उपयोग हम कैसे करते हैं, कुएं खोद कर करते हैं, ठीक। वायुमंडल में जल जलवाष्प, कोहरा तथा बादलों के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में जल कैसे पाया जाता है, किस रूप में, जलवाष्प के रूप में, कोहरे के रूप में और बादलों के रूप में पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल पे। चित्र 2.1 देखिए, चित्र 2.1 पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितनी है देखते हैं। महासागरों में देखिए, स्काई कलर का जितना दिख रहा है, सबसे ज़्यादा संख्या मात्रा में दिख रहा है ना, वो कहाँ है, महासागरों में। कितना, 97%। इसके बाद क्या है, ब्लू कलर का देखिए, हिमखंड में, ठीक है। इसके बाद उससे भी कम क्या है, अन्य स्रोतों में, जैसे नदियाँ, झील पृथ्वी की सतह पे पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ है, महासागरों में पाया जाता है, ठीक। आगे, महासागरों के जल में नमक जैसे कई और पदार्थ, लवण अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जल खारा हो जाता है, ठीक है। महासागर के जल में आप लोगों ने सुना ही होगा कि महासागर का जल खारा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें नमक जैसा कोई लवण पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। इसलिए यह पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है, ठीक है। खारा पानी का उपयोग हम पीने, नहाने, कपड़ा धोने में नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए महासागरों का पानी क्या होता है, पीने के लिए अनुपयोगी होता है, ठीक है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका उपयोग आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। हिमखंडों के रूप में जो उपस्थित जल होता है, वो क्या होता है, शुद्ध होता है, वो खारा नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्यों के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। जो मनुष्य उपयोग करते हैं वैसे जल का क्या है, उपलब्ध पृथ्वी पर कम होता है, ठीक है। उसकी उपलब्धता क्या है, पृथ्वी पे कम होती है। यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर कुल जल का 0.01% के बराबर होता है, क्या, पीने का पानी, ठीक है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है तथा यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। पीने के लिए हमारे पास बहुत कम मात्रा में जल होता है, ठीक है, लेकिन पानी तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, इसे बेकार ना बहाएं, ठीक। पीने का पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को, ठीक है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं 2.2 जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। जीवन के लिए जल का कितना महत्व होता है, आगे पढ़ेंगे। जल सभी सजीवों का एक अनिवार्य घटक है। जल क्या है, सभी जीव जंतु का क्या है, एक अनिवार्य घटक है, ठीक है, आवश्यक घटक है ये, ठीक। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% जल होता है। मनुष्य के शरीर में क्या होता है, भार की दृष्टि से 70% जल का बना होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में 70% जल पाया जाता है। सारणी 2.1 में विभिन्न जंतुओं, वनस्पतियों तथा उनके उत्पादों में उपस्थित जल की लगभग प्रतिशत मात्रा को दर्शाया गया है। चलिए सारणी में देखते हैं कि कितनी कितनी मात्रा में जल
सारणी में देखते हैं कितनी कितनी मात्रा में जल उपलब्ध है। सारणी 2.1 वस्तुएं भार के अनुसार जल की लगभग प्रतिशत मात्रा। हाथी में कितना % जल पाया जाता है? 80%, ठीक है। पेड़ में 60%, ब्रेड में 30%, दूध में 95%, टमाटर में 90%, संतरा में 85% और आलू में 80%, ठीक है। भार के अनुसार जल की लगभग प्रतिशत मात्रा है ये, ठीक है। और वस्तुएं देख लिए आप लोग, ठीक, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। स्वस्थ मनुष्य को कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर प्रतिदिन, ठीक है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए माध्यम के रूप में आवश्यक है, ठीक है। जब शरीर में जल उचित मात्रा में होता है तो क्या होती है? विभिन्न क्रियाएं आसानी से संचालन होती है, ठीक है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? जल आमाशय में भोजन को पचाने के लिए तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए, ठीक है, एवं शरीर में उनके संवहन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जल की उचित मात्रा होने से पाचन की क्रिया भी आसानी से हो जाती है, पोषण के अवशोषण होता है और शरीर में उसके संवहन के लिए भी आवश्यक होता है क्या? जल, ठीक है। इसलिए शरीर में जल उचित मात्रा में होना आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल का निकासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं तो उस अपशिष्ट पदार्थ क्या है? मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते जाते हैं, ठीक है। पसीने के रूप में जल का निकलना हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। क्या होता है? हम पसीने के रूप में जल का निकलना, ठीक है। पसीने के रूप में जब शरीर से जल निकलता है तो क्या होता है? ताप को नियंत्रण करता है, ठीक है। शरीर में ताप के मेंटेनेंस को बनाए रखता है वो, ठीक है। इसलिए शरीर से पसीने का निकलना जरूरी है, ठीक। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, ठीक, जिससे शरीर का समस्त क्रियाएं उचित रूप से संचालन हो सके, ठीक है। शरीर की क्रियाएं को उचित रूप से संचालन करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल पीना चाहिए, ठीक है, ताकि शरीर की क्रियाएं आसानी से संचालित हो सके, ठीक। पौधे के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना कि जंतुओं के लिए। आइए क्रियाकलाप द्वारा समझें, ठीक है। पौधे के लिए भी जल क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है जितना मनुष्यों के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री। देखिए आवश्यक सामग्री में क्या है? मूंग के बीज, कटोरी, पानी, कपड़ा और मिट्टी। क्या क्या लेते हैं? मूंग के बीज, कटोरी लेते हैं, पानी और कपड़ा और मिट्टी, ठीक है। एक कटोरी में मूंग के बीज लेकर उसे कुछ घंटे जल में भीगने देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कटोरी में मूंग का बीज लेते हैं और उसे कुछ घंटे भीगने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। अब भीगे हुए बीजों को जल से निकालकर एक कपड़े में बांध देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अब भीगे हुए बीज को जल से निकालते हैं और एक कपड़े में बांध देते हैं। इसी प्रकार एक अन्य कपड़े में सूखे मूंग के बीज लेकर पोटली बना लें। इसके बाद क्या करते हैं? कि एक पोटली में क्या करते हैं? भीगे हुए मूंग के बीज को बांधते हैं और एक पोटली में सूखे मूंग के बीज को बांधते हैं, ठीक है। भीगे बीजों वाली पोटली को लगातार गीला बनाए रखें। क्या करते हैं? भीगे जो मूंग के बीज हैं उसे क्या करते हैं? जिस पोटली में बांधे हैं उसको हमेशा गीला रखते हैं, ठीक है। 2-3 दिनों बाद दोनों पोटली के बीजों की तुलना करें। क्या आपने कुछ अंतर पाया? इस अंतर का क्या कारण है? लिखें, ठीक है। अब देखते हैं 2-3 दिन बाद देखते हैं पोटली में कि कौन सा अंकुरित हुआ है। तो आप लोग जाहिर से बता ही सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जो पौधों के लिए भी पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो भीगे हुए बीज क्या होंगे? अंकुरण निकल आएंगे ना उसमें, और सूखे बीज में कहाँ से अंकुरण निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना। तो आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब अंकुरित बीजों के 2 भाग कर उन्हें अलग अलग स्थान क और ख पर सूखी मिट्टी में बो दें। अब क्या करते हैं? अब अंकुरित बीजों के 2 भाग कर, ठीक है, अंकुरित बीजों के 2 भाग करते हैं। जो गीली पोटली वाली रहती है उसमें अंकुरण आ जाता है तो उसके 2 भाग कर लेते हैं और अलग अलग स्थान पर क और ख पर सूखी मिट्टी में बो देते हैं, ठीक है।
क स्थान के बीजों को प्रतिदिन पानी में सींचिए। क स्थान के बीजों क्या करते हैं, उसमें प्रतिदिन पानी डालते हैं, ठीक है, रोजाना उसमें पानी डालते हैं, जबकि ख स्थान पर पानी ना डालें। और दूसरी जो ख स्थान पर हमने बीज डाले हैं मूंग के, उसमें पानी नहीं डालना है हमें। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 2-3 दिन पश्चात आप देखेंगे कि क स्थान के बीजों में वृद्धि होती है, जबकि ख के बीज यद्यपि अंकुरित थे परंतु उनमें वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण सोचिए। अब 2-3 दिन बाद देखते हैं कि क स्थान जिसमें हम रोजाना पानी डालते हैं उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, जबकि ख स्थान जिसमें हम वो अंकुरित तो होता है उसको बोए रहते हैं, लेकिन उसमें रोजाना क्या होता है, पानी नहीं डालते हैं हम, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। इसका कारण सोचिए। चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या आपने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में अंकुरण और वृद्धि के लिए जल आवश्यक है, ठीक है। जब जिस पौधे में हम लोग रोजाना पानी डालते थे वो वृद्धि करने लगी, और जिसमें हम लोग नहीं डालते थे वो वृद्धि नहीं की, ठीक है। तो क्या है, पौधे के लिए भी पानी आवश्यक है, ठीक है। जिस पौधे को पानी मिली वो क्या है, वृद्धि की, और जिसको नहीं मिली वो क्या है, वैसी ही पड़ी रही, ठीक है, उसमें वृद्धि नहीं हो पाई, ठीक। इसलिए पौधों के लिए भी पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप यह भी जानते हैं कि पौधों की जड़ें जल में विलय खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, ठीक है। पौधे की जड़ें क्या है, जल में विलय, जमीन में क्या है, जल पाया जाता है ना, तो जल में विलय खनिज, और उसमें क्या पाया जाता है, खनिज लवण भी पाए जाते हैं, तो उसको अवशोषित कर क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है, ठीक है। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्रिया कर भोजन बनाते हैं, ठीक है। और हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्रिया करके भोजन बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा जल पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि जल के बिना पौधे वृद्धि नहीं कर पाएंगे, ना ही खाना बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए पौधों के लिए भी जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। आगे देखते हैं। नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों तथा जंतुओं के लिए जल आवास भी है। नदी, तालाब और समुद्र में रहने वाले पौधों और जंतुओं के लिए जल आवास भी है, ठीक है। वो नदी तालाब में रहने वाले पौधे क्या है, जल में रहते हैं, तो उनका आवास ही हुआ ना, ठीक। प्राय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में तथा जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, ठीक है। प्राय जीव क्या करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, ठीक है। और जलीय पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, ठीक है। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। आइए नीचे दी गई सारणी 2.2 में कुछ पौधों और जंतुओं के नाम लिखें जल जिनका आवास है। देखते हैं सारणी में क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका आवास जल है, आइए देखते हैं, ठीक है। सारणी 2.2 जलीय जीव और उदाहरण। जलीय पौधे कमल, ठीक है, कमल हमेशा पानी में रहते हैं ना। जलीय जंतु मछली भी पानी में रहती है। और जलीय सूक्ष्म जीव अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना, ये सब क्या है, पानी में रहते हैं, तो ये उनका आवासी हुआ, ठीक है। इनके उत्तर दीजिए। महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। तीसरा, गमलों में लगे पौधे को यदि जल से न सींचा जाए तो क्या होगा, कारण सहित समझाइए। चौथा, जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं, अभी पढ़ लिए हैं ना। इसका आंसर वैसे मैं व्हाट्सएप में सेंड करूँगी, ठीक है, जब नोट्स बनवाऊँगी तब। आगे देखते हैं 2.3 पेयजल। हम देखते हैं पीने योग्य जल कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे उसे पीने योग्य बनाते हैं, ठीक है। पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। पीने योग्य जल को क्या बोलते हैं, पेयजल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पी सकते हैं। क्या सभी स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य होता है। क्या सभी स्रोत से प्राप्त जल पीने योग्य होता है। कुछ होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण तथा सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में क्या होता है, कई स्रोतों से प्राप्त जल ऐसे होते हैं जिसमें लवण पाए जाते हैं, निलंबित कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, किंतु इसकी मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक हो तो उन्हें जल से हटाया जाना चाहिए, ठीक है।
कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी अधिक मात्रा हो जाने के कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचती है, तो उसे जल से निकाल कर उसे स्वच्छ करके पीना चाहिए, ठीक है। शरीर में पीने के पानी का वितरण करने के पूर्व जल शोधन संयंत्र द्वारा जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियों तथा जीवाणुओं को दूर किया जाता है। शरीर में पीने के पानी का वितरण करने के लिए क्या करते हैं, पूर्व जल शोधन संयंत्र द्वारा जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियों को, ठीक है, क्या करते हैं, उसमें जो जितनी अशुद्धियाँ रहती है जीवाणुओं को क्या करते हैं, दूर किया जाता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, संयंत्र द्वारा उसको साफ किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, ठीक है। जल में उपस्थित नुकसानदेह जीवाणुओं को दूर करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उसको जीवाणुओं को दूर करने के लिए क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, ठीक है, ताकि सूक्ष्म जीव उसमें से मर जाएं और वो थोड़ा शुद्ध हो सके, ठीक है। इसी प्रकार घरों में कुएं के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विरंजक चूर्ण अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई की थोड़ी सी मात्रा अथवा क्लोरीन की गोली का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जल को उबालकर भी कीटाणु रहित किया जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसी प्रकार घरों में कुएं के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर और क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट आता है, उसकी थोड़ी सी मात्रा भी मिला सकते हैं, या क्लोरीन की गोली आता है, उसको भी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। उसका उपयोग भी क्या करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में कर सकते हैं, क्या, क्लोरीन की गोली, ठीक है। जल को उबाल कर भी कीटाणु रहित किया जा सकता है, ठीक है। जल को उबाल कर क्या करते हैं, कीटाणु रहित करते हैं, कीटाणु उसमें से भी दूर भग जाते हैं, ठीक है। कीटाणु उसमें उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है। घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग किया जाता है। आजकल पराबैंगनी किरण द्वारा जल को कीटाणु रहित किया जाता है। घरों में जल से निलंबित अशुद्धियों को घरों में देखिएगा आजकल तो कितने प्रकार के टेक्नोलॉजी आ गई है जल में, जैसे कि प्यूरिफाइड आ गई है, प्यूरेट आ गई है, वो सब क्या करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है। और सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है, जल में जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। आजकल पराबैंगनी विकिरण द्वारा भी जल को कीटाणु रहित किया जाता है, ठीक है। देश में बहुत सी बीमारियों का प्रमुख कारण सभी के लिए सुरक्षित पेयजल का उपयोग ना होना है, ठीक है। देश में बहुत सारी बीमारी, आजकल देश में कई प्रकार की बीमारी, डायरिया, पेचिस, ये सब क्या है, अशुद्ध जल के कारण होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लगातार प्रयासरत है ताकि सभी को सुरक्षित पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। क्या है, छत्तीसगढ़ में आजकल क्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने और गैर सरकारी संस्थाएं भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके ताकि वो स्वच्छ जल का सेवन करें और स्वस्थ रहें, ठीक है। आगे देखते हैं आशुद्ध जल। देखते हैं आशुद्ध जल क्या होता है। यह जल का शुद्धतम रूप है, ठीक है। आशुद्ध जल क्या है, शुद्धतम रूप है। आशुद्ध जल शुद्ध होता है, ठीक है। प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आशुद्ध जल का उपयोग प्रयोगशाला में, लैब में, जैसे कुछ करते रहते हैं लोग, कुछ लैब में कुछ बनाते रहे या कुछ रिएक्शन कराते रहते हैं, तो या कुछ किसी चीज़ का प्रयोग करते रहते हैं तब आशुद्ध जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। आशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है, ठीक है। आशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जल को पहले, पानी को पहले गर्म करते हैं, इसके बाद वाष्प में गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदलते हैं, ठीक है। जल को क्या करते हैं, पहले गर्म करके वाष्प में बदलते हैं, फिर वाष्प को क्या करते हैं, संघनित कर इकट्ठा कर क्या करते हैं, उसको जल में बदलते हैं, ठीक है। इसे आप घर में भी प्राप्त कर सकते हैं, इसे आप अपने घर में भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर में भी पानी उबाल कर उसे वाष्प को एकत्रित करके वाष्प को संघनित करके फिर से अशुद्ध जल में बदल सकते हैं उसे, ठीक है। एक बड़ा पात्र लेकर उसके ठीक बीच में एक भारी कटोरी रख दें। अब पात्र में इतना पानी भर दें कि कटोरी ना तैरे। क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसके ठीक बीच में क्या करते हैं, एक भारी कटोरी रख देते हैं, ठीक है। अब इस कटोरी में इतना पानी, इस बर्तन में इतना पानी भर देते हैं कि कटोरी ना तैरे, ठीक है।
अब इस पात्र के ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक की शीट बांध दें। अब क्या करते हैं, उसके ऊपर, पात्र के ऊपर, उस बर्तन के ऊपर क्या करते हैं, पारदर्शी प्लास्टिक की शीट बांध देते हैं। ठीक है। कटोरी के ठीक ऊपर लगे प्लास्टिक पर एक छोटा पत्थर रख देते हैं। कटोरी के जैसे कटोरी बीचों बीच में रखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक कटोरी के ठीक ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टिक पर एक छोटा पत्थर बांध देते हैं। ठीक है। पत्थर रख कर उपकरण को धूप में रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसको धूप में रख देते हैं। कुछ देर बाद प्लास्टिक शीट के नीचे कटोरी में जल की बूंदें एकत्रित हो जाएगी। ठीक है। आप लोग कर सकते हैं इसे घर में, यही आसुत जल है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।